नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं, हमने क्या अभी करेक्शंस काफ़ी अच्छी लंबी खासी पढ़ ली है, तो अब मैं मार्केट की साइकिल्स के बारे में बात करूंगा कि मार्केट किन किन साइकिल में मूवमेंट करती है। अब ये बात मैं अभी इसीलिए कर रहा हूँ, जनरली लोग क्या पहले बात करते हैं, क्योंकि अब आप क्या ट्रेंड और करेक्शन दोनों को समझ गए हैं, तो अब आपको साइकिल समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब साइकिल हम समझेंगे तो उसके साथ हम क्या करेंगे, अपना प्राइस के डाइवर्जन भी देखना शुरू करेंगे। और प्राइस के डाइवर्जन हम कैसे देखेंगे, जो कि हमारी मूविंग एवरेज है उनके साथ देखने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर शॉर्ट के अंदर अपन ये चर्चा करते हैं, क्योंकि ज़्यादा आपको इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं अपने सिस्टम पे लेके चलता हूँ आपको। तो आज हम करेंगे साइकिल्स, साइकिल ऑफ मार्केट। मार्केट क्या होता है, जनरली अपनी 3 साइकिल के अंदर काम करती है। अप ट्रेंड के अंदर काम करती है, करेक्शन के अंदर काम करती है और डाउन ट्रेंड के अंदर काम करती है। यानी क्या हुआ, एक एक्सपेंशन के अंदर काम करेगी, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर काम करेगी और वापस एक्सपेंशन में काम करेगी। और ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग कोई सी भी चीज हो सकती है। यानी मार्केट की जो साइकिल होती है वो 3 तरह से हम काम करती है। फर्स्ट एक्सपेंशन होगा, सेकंड हमारा क्या होगा, एक्सपेंशन के बाद में क्या आएगी, करेक्शन आएगी। अब आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है करेक्शन क्या हो रही है, एक्सपेंशन क्या हो रहा है। और फिर कंटिन्यू हम क्या करेंगे, एक्सपांसन करेंगे, एक्सपांसन, ठीक है। और करेक्शन का जो हमारा सेकंड नेम है उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। यानी कोई एक ट्रेंड ऊपर की तरफ गया, फिर वो ट्रेंड वहां पे खड़ा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ यानी प्राइस एक रेंज के अंदर बंध गया, वहां पे उसने एक समय बिताया, फिर वो वापस अपनी एक्सपेंशन साइकिल के अंदर गया। उसको मैं तो कहता हूं करेक्शन, अब लोगों ने नाम दे दिया कॉन्ट्रैक्शन वगैरह ये वो। एक्सपांशन के दौरान क्या होता है कि प्राइस के अंदर मूवमेंट सडनली अचानक ही आते हैं, और जो प्राइस, जो मूविंग एवरेज होते हैं, हमारे मूविंग एवरेज क्या होते हैं, मीन प्राइस होते हैं। किसी भी टाइम फ्रेम के मेन प्राइस होते हैं, तो उन मेन प्राइस से प्राइस क्या होता है, ऊपर की तरफ एक्सपांशन मोड के ऊपर क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस हो जाता है। प्राइस और मूविंग एवरेज के बीच में जो ये डिफरेंस हो जाता है, तो हम उनको बोलते हैं डाइवर्जन। तो अब प्राइस क्या होगा, वहां पे खड़ा होके करेक्शन करेगा, या फिर आप उसको कह दीजिए कॉन्ट्रैक्शन करेगा। प्राइस के अंदर ज्यादा मूवमेंट ऊपर नहीं आएगा, नीचे भी नहीं आएगा, एक रेंज को बना लेगा। और तब तक मूविंग एवरेज क्या होंगे, लैगिंग इंडिकेटर है तो उसको फॉलो करते हुए मूविंग एवरेज के पास, यानी प्राइस अपना वहां पे जाके मूविंग एवरेज के साथ बातचीत करेगा और फिर अपने नई एक्सपेंशन साइकिल के अंदर मूव करेगा। अब इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं कैसे होता है ये सारी चीजें। अब आपको ये समझ में आएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। ये लीजिए, हम सर एक ट्रेंड में है, यहाँ पे ये ट्रेंड हमने यहां से शुरू किया, ये हमारा क्या है, एक अप ट्रेंड है। सब जानते हैं हम 1 2 3 4 5 सब कुछ अब अच्छी तरह में समझ में आ गया, तो इसीलिए मैंने इस पार्ट को सबसे लास्ट में रखा है ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए। अब मूविंग एवरेज हम जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, अब मान लीजिए ये डेली का चार्ट है, ये क्या है, डेली का चार्ट है। डेली के अंदर इसने ये 5 कंप्लीट किया है, तो मूविंग एवरेज क्या होंगे, जब इसके ऐसे ऐसे होंगे, ये बड़ा वाला, यानी ये तो हो गया आपका 20 का छोटा मूविंग एवरेज, छोटा टाइम फ्रेम, सॉरी 20 EMA। और ये हो गया आपका 200 EMA। 2 EMA यूज करता हूं मैं, वही मैं आपको बता रहा हूं। लोग 50 का, 100 का अलग अलग यूज करते हैं, फिबोनाची नंबर यूज करते हैं, 21 34 55 89 144। 200 का हम यूज क्यों करते हैं मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमारी एक कंप्लीट साइकिल होती है, बड़ा मूविंग एवरेज है। 144 प्लस 89 को आप कंक्लूड करोगे तो 230 के आसपास आता है, तो हमने एक राउंड फिगर 200 का नंबर ले रखा है। हमारी एक साइकिल पूरी होने में कितना टाइम लगता है, 144 हमारी अप ट्रेंड की होगी और करेक्शन की हमारी 89 की होगी, तो 144 प्लस 89 कितना हुआ, 233 हुआ। तो राउंड फिगर के अंदर हमने क्या ले लिया, 200 ले लिया।
इसके पीछे लॉजिक ये है, यानी 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है तो वो प्राइस जो पीछे से अप ट्रेंड बना के आ रहा है वो वहां पे अपनी साइकिल को कंप्लीट कर चुका है। हमारी इलियट जी ने जो बात कही है वो ये बात है। हालांकि कई बार क्या तो प्राइस वहां नीचे की तरफ डिप मारता है और वापस ऊपर आता है, तो एग्जैक्ट आप यदि देखने की कोशिश करोगे 232 या 233 को टच करके ऊपर की तरफ खड़ा होगा। लेकिन वो सारी चीजें हम समझ लेते हैं, तो हमने राउंड फिगर एक 200 का EMA बाय डिफॉल्ट ले रखा है और 20 के EMA हमारे क्या तो मंथली सपोर्ट होता है कि भाई इस मंथ के अंदर हमारे ये काम हो रहा है या इस वीक के अंदर हमारे ये काम हो रहा है। तो चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पे अब क्या हुआ कि प्राइस तो यहाँ खड़ा हो गया, प्राइस यहाँ खड़ा हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, तो ये जो डिफरेंस हुआ ये डिफरेंस है ये EMA के अंदर, और ये आपका क्या है प्राइस है, प्राइस। तो अब क्या होता है कि प्राइस हमेशा क्या करता है कि अपने मूविंग एवरेज के साथ चिपक के चलता है। कभी भी आपने देखा होगा कॉमर्शियल मंडी वगैरह के अंदर देखते हैं कई बार कमोडिटीज के भाव क्या होते हैं अचानक से जंप कर जाते हैं, है ना, जंप कर जाते हैं तो वो वहां पे सस्टेन नहीं रह पाते, महीना डेढ़ महीना वहां पे रहते हैं और फिर वो वापस जो उनकी रेगुलर प्राइस होती है वहां पे आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो एक पीरियड के अंदर कोई न्यूज था, कोई इवेंट थी या फिर डिमांड और सप्लाई के अंदर डिफरेंस था, उस वजह से वो एक क्रिएट हुई और लेकिन वो प्राइस के अंदर वापस करेक्शन होके वापस अपने EMA की यानी जो उसका मूविंग मीन प्राइस है उसके आसपास आके ट्रेड करना शुरू कर देता है। डिमांड ज्यादा होती है तो क्या होता है, प्राइस और नीचे की तरफ लैगिंग करना शुरू कर देता है। सॉरी, इसके अंदर दूसरा होगा, वो कमोडिटीज के अंदर दूसरा होता है। तो अब आप ये समझिए कि प्राइस और मूविंग एवरेज के अंदर ये क्या हुआ, ये हमारे डाइवर्जन क्रिएट हो गए, ये हमारे क्या हो गए डाइवर्जन क्रिएट हो गए। अब प्राइस क्या करेगा, अपना इन मूविंग एवरेज को पकड़ने की कोशिश करेगा, ये डाइवर्जेंस क्रिएट हो गए। जब ये प्राइस वापस अपने ऊपर से नीचे की तरफ, जब ये प्राइस वापस यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे 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 ऐसे, ये मूविंग एवरेज भी चल रहा है आपका, ये भी चल रहा है, इसको टच करेगा तो अब यहाँ पे क्या होगा, प्राइस अपने मूविंग एवरेज के पास आ चुका है, अपने मीन के पास आ चुका है। अब इसको ट्रेंड कंटिन्यू करना तो यहीं से चल देगा, सिंपल सी बात है ना। तो अब जब ये डेली का 20 का EMA है तो डेली का 20 का EMA आपको क्या शो कर रहा है, पिछले 20 दिन जो कि पिछले 20 दिन का मीन प्राइस वो शो कर रहा है, वहां पे प्राइस आ चुका है, यानी अपनी मंथली एवरेज के आसपास प्राइस आ गया है। 50 के EMA के पास आ गया है, मतलब प्राइस अपनी क्वार्टरली एवरेज के पास आ गया है। 100 के EMA के पास आ गया है, प्राइस अपनी 6 हाफ ईयरली की प्राइस मीन के पास आ गया है। तो अब मंथली के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर जब ये अपने 20 को छू रहा है तो आप ये देखिए एक दिन में हमारे यहाँ कितना काम होता है, 375 होता है, 375 मिनट काम करते हैं ना अपन, 375। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 20 से, 20 से, सॉरी ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई 20, तो ये कितना हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा आपके लगभग 1500 और 300 600 7,500 मिनट हो गया, 7,500 मिनट। अब 7,500 रुपए, सॉरी रुपए के मिनट क्यों लिखा है मैंने, तो अब इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड भी तो करना है ना। अब मान लीजिए 60 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे देखना है तो मैं क्या करूंगा, ये 60 मिनट में डिवाइड कर दिया इसको, तो अब मेरा कितना आया यहाँ पे, लगभग 100 प्लस आ गया है ना, 7500 के अंदर मैंने दे दिया, डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, 125 इजिकल टू, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिए, यानी 125। तो अब मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ उसको थोड़ा समझो। ये जो डाइवर्जन क्रिएट हुए थे डेली चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर जब भाव अपने मंथली मीन के पास आया था, मंथली मीन डेली चार्ट के ऊपर, उस समय 60 मिनट का कोई टाइम फ्रेम यदि आपका काम कर रहा है, 60 मिनट के अंदर यदि ये टाइम फ्रेम काम कर रहा है तो ये कलर चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये डेली का आ रहा है ना, तो यहीं पे 60 मिनट का 125 का मूविंग एवरेज आ रहा है, यानी आप इसको पकड़ लीजिए
100, जो 100 का हम यूज करते हैं ना, इसीलिए जब डेली के 20 मिनट के मूविंग एवरेज पे कोई प्राइस अपने आप को करेक्ट करके नीचे की तरफ ला रहा है, जो डाइवर्जन उनमें प्राइस में मूविंग एवरेज में हो गए थे, तो वो 60 मिनट के 100 के एवरेज के आसपास आ रहा है। मैंने क्या कहा था, प्राइस हर टाइम फ्रेम को अलाइन करके चलता है। तो अब यहां से ये अपनी करेक्शन को पूरी करके जा सकता है ना। अब यही मैं 30 मिनट का करूंगा तो आपको क्या मिलेगी, 200 की एवरेज मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 30 मिनट की भी आ रही है, इसको कलर चेंज करता है। ये 30 मिनट की 200 आ रही है, डेली की 20 आ रही है, और 60 मिनट की 100 आ रही है, यानी तीनों मूविंग एवरेज एक ही जगह आ रही है। तो प्राइस क्या करेगा, यदि 30 मिनट की करेक्शन के ऊपर है तो यहाँ से करेक्ट करके ऊपर की तरफ चल देगा। अब हमें पीछे की तरफ ये देखना पड़ेगा कि हमारी कौन सी लेग कंप्लीट हुई है। ये डेली का तो चार्ट है, डेली के चार्ट के अंदर हमारी करेक्शन कौन सी है, ये फर्स्ट की है, थर्ड की है, वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। तो प्राइस और मूविंग एवरेज के बीच के अंदर एक गैप का पैदा हो जाना हम डाइवर्जन बोलते हैं। जब प्राइस अपने मूविंग एवरेज के आसपास आके वापस काम करता है तो इसी को हम करेक्शन बोलते हैं। वापस आ जाता है तो वापस क्या होता है, कन्वर्जन हो जाता है, यानी प्राइस और मूविंग एवरेज एक जगह पे आ गए। तो ये डाइवर्जन और कन्वर्जन का कंसेप्ट चलता है, जो कि एक सिंपल कंसेप्ट है, इसके अंदर कोई नहीं है ज्यादा। जब प्राइस अपने मूविंग एवरेज छू लेगा तो फिर वापस अपनी नई रैली को बना लेगा। अब ये मान लीजिए 30 मिनट के ऊपर 200 पे आ गया तो 200 पे इसकी करेक्शन पूरी हो गई। अब आप कहोगे, जब इसीलिए कहता हूँ छोटे टाइम फ्रेम को तोड़ के देख लो, इसीलिए 200 का जो मैंने मूविंग एवरेज बताया है वो एक पूरी साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 30 मिनट के 200 पे यहाँ पे आ रहा है तो ये पूरी एक साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये पे यहाँ पे क्या होगी, पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई। जो ये पीछे से चली आ रही है साइकिल कंप्लीट है। यहाँ पे हमने जो टाइम गुजार दिया वो गुजार दिया, प्राइस को एक नया मूवमेंट लेना है। जहाँ पे भी हमारा ब्रेकआउट आएगा, जो भी हमारा पैटर्न बनेगा ब्रेकआउट, और उसके साथ में हमने अपने सारे ट्रेंड का कंफर्मेशन, वॉल्यूम कंफर्मेशन सारा मिला लिया, इंडिकेटर कंफर्मेशन, सारे रिट्रेसमेंट, एवरेजेस वगैरह सारी मिला ली, सब कुछ चीजें यहीं पे आने वाली है। और उसी के साथ प्राइस नेक्स्ट टाइम फ्रेम की तरफ जंप कर जाएगा। तो ये सारी चीजें होती है, इनको हम बोलते हैं प्राइस के मूविंग एवरेज के साथ डाइवर्जन और कन्वर्जन। अब जो ये एक्सपेंशन था, ये यहां से लेके यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस का एक्सपेंशन हुआ। ये यहाँ पे आपका क्या हुआ, प्राइस का एक्सपेंशन। स्पेलिंग पे ज्यादा फोकस ना करें। और जो प्राइस का यहां से लेके यहाँ पे हुआ, पेंसिल, प्राइस का यहां से लेके यहाँ पे ये वाला हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ, प्राइस का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब ये प्राइस कहां से जाके अपन को घूमने की कोशिश करेगा, वो सारी चीजें आप जानते हैं। जब हमारी यहाँ पे 5 लेग खत्म हो जाएगी किसी टाइम फ्रेम की, तो प्राइस अपने मूविंग एवरेज के पास जाएगा। ये मैक्सिमम एक्सपेंशन स्पीड हो गई है ना। कई बार क्या होता है, प्राइस यहाँ से खड़ा होकर ऊपर की तरफ और निकालने की कोशिश करता है। जब ये पांचवी लेग है, यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर चलता है, इस टाइप की करेक्शन को करता है, फिर ये नीचे की तरफ आता है, तो उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जब आप देखेंगे, अपने इंडिकेटर यहाँ पे लगाएंगे, तो प्राइस तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर जा रहा है, इंडिकेटर के अंदर आपके डाइवर्जन क्रिएट हो जाएंगे, इंडिकेटर नीचे की तरफ मूवमेंट शुरू कर देगा। तो आपको तो अपना टारगेट लिया, कंफर्म हुआ सारा कुछ, अब ये करेक्शन करेगा, थोड़ा ऊपर से गिर जाएगा, हमें क्या करना है, एक बार अपनी पोजिशनों को हल्की कर लो। यदि ये लंबे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हो रहा है तो आप अपनी यदि 100 पोजीशंस आपके पास है, 75 हल्की कर लो, 25 पड़ी रहने दो, क्या पता है ना। लेकिन एक बार हल्की कर लो, ये ज्यादा ऊपर यहाँ से नहीं जा पाएगा जब तक, क्योंकि ये ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा या यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। इसको अपना एक बार मीन को टच करने के लिए आना पड़ेगा, और एक बार मीन के ऊपर समय बिताना पड़ेगा। एक बार टच करेगा, वापस ऊपर जाएगा, वापस आएगा, वापस मीन को टच करेगा, प्राइस को कंफर्म करेगा, एक एरिया बनाएगा, एक एरिया बनाने के बाद में कंफर्म करेगा चीजों को, फिर वापस ऊपर की तरफ चलेगा। सारी चीजें प्राइस अपने अंदर एडजस्ट करते हुए चलता है, सारी चीजें उसके अंदर एडजस्ट होते हुए ऑटोमेटिक चलती है। तो ये हमारा क्या हुआ, एक्सपेंशन साइकिल हुआ, ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन साइकिल हुआ, इसी को हम साइकिल ऑफ द मार्केट कहते हैं। और फिर ये वापस यहाँ से एक्सपेंशन की तरफ चला जाएगा, फिर वापस कॉन्ट्रैक्शन की तरफ आ जाएगा, और इसी तरह बाजार ऊपर की तरफ चलते रहेंगे। हमें कहाँ पे ध्यान रखना है, हमें करेक्शन पे ध्यान रखना है, हमें कॉन्ट्रैक्शन पे ध्यान रखना है। प्राइस जब ये कोई भी चीज वैल्यूएबल प्राइस पे हम कब खरीदते हैं बाजार के अंदर, जब एक रेगुलर प्राइस चल रही थी उसी के ऊपर तो हम खरीदने की कोशिश करते हैं।
या अचानक आप देखते हो भावों के अंदर बहुत बढ़ोतरी होगी, आप भी लेने के लिए लपकते हो, ऐसा नहीं होता है ना। जब वो प्राइस वापस अपने मीन के आसपास आ जाए, रेगुलर प्राइस के आसपास आ जाए, तब हम उन चीजों को खरीदते हैं। तो यहाँ पे आने का मतलब है कि आपकी ये प्राइस तो रीजनेबल हो चुकी है। यहाँ पे आप इस चीज को ऐसे समझिए, ब्लैक कर लो, यहाँ पे प्राइस तो रीजनेबल है, यहाँ पे आप खरीदते हैं तो आप मतलब वैल्यू बाइंग है, यहाँ पे आपकी क्या है, वैल्यू बाइंग है। हो सकता है थोड़ा टाइम निकाल ले, 30 मिनट की 200 पे तो आ ही गया ना, डेली की 20 पे आया, तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम निकाल ले। अब कितना टाइम निकाले वो सब आपको पता है, अब वो मेरे को चीजें बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लोग यहीं पे गड़बड़ करते हैं, सारा का सारा माल यहाँ पे खरीद लेते हैं, फिर ये जो टाइम निकलता है उसके अंदर वो अपने आप को रोक नहीं पाते, लॉस के अंदर अपनी पोजीशन काटते हैं। क्यों काटते हैं? वो प्राइस को भागते हुए पकड़ते हैं, भागने पीछे भाग के पकड़ने की जरूरत नहीं है। एक बस गई है तो सेकंड बस आएगी। यदि इस कॉन्ट्रैक्शन पीरियड को चूक गए और प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट कर गया, शांति रहो। जब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब नेक्स्ट टाइम साइकिल के अंदर करेक्शन होगा, उस समय बैठेंगे। जब जीवन का नियम यही है, पीछे थोड़ी भागते हैं। मान लीजिए कोई आप सफर कर रहे हैं और आप किसी बस के साथ ट्रेवल करने वाले हैं, वो बस आपकी निकल गई, तो ऐसा थोड़ी आप उसको पीछे जाके पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ते। जब जीवन में भी नहीं पकड़ते तो जो भागती हुई प्राइस है उसको भी नहीं पकड़ना। पकड़ना कब है? जब आपको पता है कि अभी अभी निकली है, लेकिन निकल के ऊपर की तरफ चली गई, तो छोटे वाले टाइम फ्रेम में जब करेक्ट करेगी वहां बैठ जाओ, उस समय पकड़ना है। तो अब आपको ये सारी चीजें क्लियर हैं कि कहां पे मुझे एंट्री बनानी है। अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, व्हेन टू एंटर, हाउ टू एंटर, व्हेन टू एग्जिट, हाउ टू एग्जिट, ये आंसर आपको ऑटोमेटिक सारे आगे। हमारे लोगों के अंदर क्या है कि उतावलापन बहुत ज्यादा है। फर्स्ट दिन से आप लोग यही सोच रहे होंगे कि अभी तक हमारी एंट्री एग्जिट की बात क्यों नहीं हुई है। और अब ये लास्ट के वीडियो जब मैं फाइनल रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, उसके अंदर आपको बता रहा हूं, मैं नहीं बता रहा हूं, अब आप खुद ही समझ चुके हैं कहाँ एंट्री करनी है। इस चीज को आप समझ चुके हैं कि जब प्राइस अपना कॉन्ट्रैक्शन फेज में हो, प्राइस अपने मीन के आसपास हो, वहां से अपने आप को निकालने की कोशिश करे, तो हमें क्या करना है, एंट्री करनी है। ये हमारा पूरा का पूरा फंडा है इसका, साइकिल ऑफ मार्केट, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन, करेक्शन, कुछ भी बोल लीजिए। वो मार्केट की जो स्टेज होती है, मार्केट की जो स्टेज होती है, उनको भी अपन यही बोलते हैं। ये बड़े टाइम फ्रेम में भी यही होती है, छोटे टाइम फ्रेम में भी यही होती है। अब मैं यहाँ पे एक नया सेंटेंस लिख देता हूं आपके, मार्केट की स्टेज, मार्केट स्टेज। मान लीजिए मार्केट स्टेज को हम क्या करते हैं, 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला अप ट्रेंड बोलते हैं, जिसे अप ट्रेंड भी बोल सकते हैं, और इसको बोलते हैं मार्कअप फेज। इसके अंदर क्या होता है, प्राइस ऊपर निकलता है। मार्कअप फेज के बाद में क्या आता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या आता है, फिर जो भी नया ट्रेंड होता है, अप या डाउन जो भी हो सकता है, उसको बोल सकते हैं। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, एक बार मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। ये मान लीजिए ये कोई प्राइस है, पेंसिल, ये एक ऐसे ऐसे चल रहा है। अब आपको देखते ही पता चल गया, मान लीजिए ये कोई बड़ा टाइम फ्रेम का चार्ट है, मंथली चार्ट है या ये वीकली चार्ट है। मंथली और वीकली के अंदर ये चीज बन रही है, तो आपको सभी स्पष्ट पता है 100 कैंडल चाहिए। जब ये इसके पीछे क्या होगा, कोई ना कोई ट्रेंड होगा, या तो ये ट्रेंड होगा या फिर ये ट्रेंड होगा। अब ये कौन से टाइम फ्रेम है, अब अपन बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम में, इसको समझाता हूं बड़ा। जब ये मंथली टाइम फ्रेम में मान लीजिए ऊपर से नीचे आया और ये इसको चला, तो अब इसको हम क्या बोलते हैं, नई लैंग्वेज के अंदर हमने क्या कह रखा है आजकल, एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज। कोई एक्यूमुलेट नहीं कर रहा है यहाँ अच्छा पैसा है, वो कोई एक्यूमुलेट नहीं कर रहा, वो धीरे धीरे पोजीशनें बढ़ाते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर हमारे वॉल्यूम्स वगैरह हम जानते हैं, ये एक्यूमुलेशन फेज शुरू होने से पहले कैसे होते हैं, वो सारा हमने वॉल्यूम पार्ट के अंदर पढ़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पे जब ये नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाएंगे भयंकर वाले, फिर यहाँ पे वॉल्यूम पूरे ड्राई हो जाएंगे, फिर एक तरफ से ये बढ़ना शुरू होंगे, तो वो सारा। अब एक्यूमुलेशन फेज हो गया आपका
अब आप किसमें चलेंगे, ट्रेंडिंग फेज में, ट्रेंडिंग फेज चलेंगे ना आगे की तरफ। अब ये एक्यूमुलेट हो गया, अब आप ये क्या हुआ, ये ट्रेंडिंग फेज हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रेंड आ रहा था, फिर एक एक्यूमुलेशन फेज बना, फिर आप वापस ट्रेंडिंग फेज में गए। तो ये हमारी मार्केट की कंप्लीट स्टेज होती है। इन स्टेज को हमें समझना है, ट्रेंड को समझना है, करेक्शन को समझना है। तो ये क्या होती है, हमारी करेक्शन होती है। अब मैंने क्या कहा कि मान लीजिए ये क्या है, आपका मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट है। अब मंथली चार्ट है, यानी इस चार्ट के अंदर एक कैंडल क्या बन रही है, एक महीने की बन रही है, और मंथली चार्ट के अंदर ये कोई करेक्शन के अंदर पड़ा है। तो अब मैं कह रहा हूं कि 100 कैंडल, 120 कैंडल मुझे चाहिए, मंथली की चाहिए। अब तो इट मीन्स ये बात हुई कि एक साल में 12 महीने हुए तो 12 कैंडल बनी, तो 100 कैंडल बनने के लिए 8 साल या 10 साल। तो ये करेक्शन 8 से 10 साल चलेगी आपकी। समझ में आया आपको? अब इस करेक्शन को समझ लीजिए, हमारे जो प्राइस की ब्यूटी है वो यही है। अब हमें इस स्टॉक के अंदर 8 से 10 साल का टाइम लगने वाला है। मंथली के अंदर बात कर रहा हूं, है ना। वीकली होगा तो उसके अंदर 100 कैंडल करेंगे तो उसे अकॉर्डिंग काम हो जाएगा, है ना। लगभग 2-2.5 साल की करेक्शन हो जाएगी। तो ये मंथली के अंदर जब भी कोई टाइम फ्रेम के अंदर कोई करेक्शन पूरी कंप्लीट यहाँ पे करता है और अपना कोई ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ 10 साल तक, जैसा कि एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं आपके, अभी कई सारे स्टॉक निकल रहे हैं। एक रिलायंस का स्टॉक था जो आपने देखा 2008 से लेकर 2016 तक 8 साल तक पड़ा रहा था, एक ही रेंज के अंदर 200 रुपए के अंदर ही पड़ा हुआ था। फिर वहां से उसने जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो वहां से आज भाव लगभग 2,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वो ब्रेकआउट उसका था 600 या 700 रुपए के आसपास ब्रेकआउट था। उसके उपरांत उसके 2 टुकड़े हो चुके हैं, यानी 2,500 मल्टीप्लाई 2 कर दो, 5,000 का भाव हो गया उसके अकॉर्डिंग। तो जो 700-800 रुपए पे ब्रेकआउट हुआ था आज 5,000 का ट्रेड करें, 6 गुना। यहाँ पे बात क्या है, रिस्क रिवार्ड रेशियो के अंदर वो नहीं हो रही कितने रुपए मिले। अब यहाँ पे हम बात करेंगे गुना, क्योंकि हमने टाइम फ्रेम लिया मंथली। जो 10 साल का अपना एक डाउन फेज, अपना करेक्शन या एक्यूमुलेशन फेज गुजार के आया, तो उस स्टॉक का मंथली टाइम फ्रेम के अंदर टारगेट हमारा कितना होगा, कम से कम 10 गुना, 8 से 10 गुना, यानी 8 to 10 टाइम्स होगा। कितने टाइम के अंदर ये कंप्लीट कर सकता है, जब इसने ये ब्रेकआउट दिया तो उससे आधा 50%, 60% अपन जानते हैं। 8 साल का लिया तो 8 × 48, लगभग 4-4.5 साल में 8-10 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको यदि कैलकुलेट करोगे, बैंक से कैलकुलेट करोगे, एफडी के अंदर आपको कितना मिलता है, साल का 6-7% मिलता है। उसको यदि मल्टीप्लाई करते हुए भी जाओगे तो भी आपका क्या होगा, 5 साल में धन डबल नहीं होगा। यहाँ 8 से 10 गुना की बात हो रही है। तो ये क्या है, हमारी स्टॉक मार्केट की ब्यूटी है। जब आप इस टाइप के स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, उनके साथ ट्रेवल करते हैं, तो आपको ये चीजें सारी क्लियर हो जाती है। मंथली चार्ट का ये टारगेट्स हुआ हमारा। वीकली चार्ट के अंदर मान लीजिए सेम यही करेक्शन है, आप इसको ये समझ लीजिए ये वीकली चार्ट के अंदर करेक्शन हो रही है। ये इसको आप अपन कर लेते हैं वीकली चार्ट के अंदर ये करेक्शन हो रही है। तो अभी इसका क्या टारगेट होगा, 2.5 साल की करेक्शन होगी, 100 कैंडल मिनिमम पकड़ लेते हैं, डिवाइडेड बाय कर देते हैं, सारा टाइम फ्रेम आ जाएगा। 2 से 2.5 साल की करेक्शन होगी, 2 से 2.5 साल की करेक्शन होगी, तो यहां से स्टॉक कम से कम डबल तो हो ही जाएगा, 2 से गुना 2.5 गुना हो ही जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 4 टाइम करेक्शन भी तो कम कर रहा है ना। तो 4 टाइम कम कर लीजिए, तो यानी 2 गुना कर दीजिए। यहाँ से 100 रुपए का स्टॉक है तो 200-250 रुपए इजी वे में हो जाएगा, कम टाइम में हो जाएगा, वो भी 1 साल के अंदर ही हो जाएगा। 1 साल के अंदर ही आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो इस तरह क्या होता है, ये मार्केट की स्टेज है हमारी। हम कौन से फेज में चल रहे हैं, तो हमें स्टॉक वो निकाल रहे हैं जो अपने एक्यूमुलेशन फेज को पूरा करके ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। अब ये एक्यूमुलेशन फेज अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम के, हर टाइम फ्रेम में अलग अलग टारगेट्स होते हैं। अब इसको अपन एक नई शीट से लेते हैं, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो मंथली मैंने समझा दिया आपको, मंथली के अंदर आपको कैसे देखना है, मंथली टाइम फ्रेम, टारगेट कितना हो गया आपका, 8 to 10 टाइम्स। इसी को अब आप वीकली के अंदर कर लीजिए,
वीकली के अंदर क्या टारगेट हो गया, 2 से 2 to 3 टाइम्स ऑलमोस्ट। वहां पे आप ये देख लीजिए कि कहां पे आपकी जो पीछे की इम्पल्स आ रही है वो कंप्लीट कहां हो रही है। जहां तक इम्पल्स चल रही है अपने चलते रहो, अपन को क्या दिक्कत है। जब एक्यूमुलेशन मंथली के अंदर निकला है, 10 साल का निकाल के लगा, तो जब तक वो इम्पल्स 5 में तो कंप्लीट करेगा, तो 5 तक हमें चलते ही रहना है। अब वो 8 से 10 गुना हो, कई बार 20 गुना भी हो जाता है। वीकली के अंदर चल रहा है, वीकली के अंदर 2.5 साल करेक्शन की अपनी नई इम्पल्स बना रहा है, तो 5 वीकली इम्पल्स तो पूरी करेगा, वहां तक हमें चलते जाना है। बीच के अंदर हमें एक्यूमुलेट कैसे करना है, वीकली के अंदर जब अपनी कंप्लीट एक करता है तो वहां पे क्या करता है, डेली के अंदर अपनी 5 कंप्लीट कर चुका होता है। जब डेली के अंदर वो 5 कंप्लीट करके अपनी करेक्शन करके निकालता है, तो वहां पे अपन और एवरेज करते हैं ऊपर की तरफ, फिर और ऊपर एवरेज करते हैं। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, 2-3 बार एवरेज कर लेते हैं, और जब वीकली की 5 भी बन जाती है उस समय अपना एग्जिट मार लो। जब हमें पता है वीकली की 5 कंप्लीट हो गई है, वीकली की 5 कंप्लीट हो गई है, तो वहां एग्जिट मार सकते हैं। कौन से टाइम फ्रेम से हम बाहर निकले ये जानना हमारा जरूरी है। अब यही मान लीजिए आपका डेली का चार्ट है, डेली के चार्ट के अंदर आप देख रहे हो कोई स्टॉक अपना करेक्टिव फेज निकाल रहा है, तो इसके अंदर आपका क्या टारगेट होगा, 50 to 60%। बिल्कुल 100 रुपए का स्टॉक है, 150 रुपए हो जाएगा सीधा सीधा। ये आप आवरली चार्ट के अंदर देख रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं आवरली 1 घंटे के चार्ट में, 1 घंटे से नीचे नहीं जाना है अभी आपको शुरुआत में। तो आवरली के अंदर ये आप 10 to 15% आराम से दे देगा, 10 to 15%। स्टॉप लॉस आपके क्या आएंगे, मंथली के अंदर ज्यादा आएगा ना स्टॉप लॉस, 8-10 गुना का टारगेट है। मान लीजिए कोई 100 रुपए पे या 1000 रुपए का कोई स्टॉक बाहर की तरफ निकल रहा है, अब आपका टारगेट 10,000 रुपए है, तो आपका स्टॉप लॉस भी वहां पे 700-800 रुपए आएगा, यानी 200-300 रुपए स्टॉप लॉस आएगा। 200-300 रुपए स्टॉप लॉस आएगा, तभी तो आपको 9,000 का बेनिफिट दिखेगा, यानी 1:10। जब वीकली के अंदर काम करेंगे तो वो भी स्टॉप लॉस, जैसे 100 रुपए आपका स्टॉप लॉस है, वीकली के अंदर कोई चीज निकली है डबल होने वाली है, तो 1:10 इस तरह काम करेगा। आवरली चार्ट के अंदर कोई आपकी चीज निकली है, 100 रुपए से कोई चीज निकली है, 10 से 15%, 15 रुपए का आपका टारगेट है, 100 रुपए पे निकली है, तो उसका स्टॉप लॉस आएगा 2 रुपए। यस, ये इसकी ब्यूटी है। इससे नीचे जाएंगे तो भी है, इससे नीचे का टाइम फ्रेम भी है, वो सारा मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है कि कैसे प्राइस को प्रोजेक्ट करना है, कैसे निकालना है, कितना वो चलेगी, फर्स्ट लेग के अंदर कितना चली, थर्ड लेग हमेशा बड़ी होती है, ये मैंने आपको बताया ना सारा का सारा। ये देखिए, ये यहाँ पे चला, ये यहाँ, ये गलत लग जाता है मेरे से बार बार, पेंसिल चाहिए मुझे। ये यहाँ से चला, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, तो ये फर्स्ट लेग है, इससे तो हमेशा थर्ड लेग बड़ी होगी। जब फर्स्ट के अंदर ये मान लीजिए आवरली चार्ट के अंदर 5% चला है, तो यहाँ तो ज्यादा ही चलेगा, यहाँ 7 से 8% चलेगा, फिर यहाँ 5 चलेगा। अब आपको इसकी कंफर्मेशन पे लेते हैं तो 7 और 5 12, 12 से 15% का रिटर्न आप यहाँ निकाल सकते हैं, इसी के अंदर निकाल सकते हैं ना, 12 to 15%। और जब ये पूरा क्या देखेंगे तो आप लगभग 15 से 17% चलेगा, यानी नीचे का 1-2% आपका स्टॉप लॉस है, 1%, 1.5%। 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे तो भी आपका वैसा का वैसे ही आएगा। मान लीजिए आप 15 मिनट के ऊपर चार्ट के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं, मैं लिखा रहा हूं लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको आवरली से नीचे जाना ही नहीं है। 15 मिनट के अंदर क्या होगी, जब 5 ये कंप्लीट करेगी तो आवरली की ये पहली कंप्लीट होगी, ये आप समझ चुके हैं ना। अब जब 15 मिनट के अंदर, सॉरी आवरली के अंदर ये कंप्लीट हो रही है, तो इसके अंदर क्या हुआ, 15 मिनट की ये कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीट हो गई ना, इसके अंदर ये है, ये गाड़ी कंप्लीट हो गई। अब 15 मिनट के अंदर, अब आपको क्या हुआ, जब ये की कंप्लीट होके ऐसे ऐसे निकाल रही ऊपर की तरफ, तो अब स्टॉप लॉस तो आपका यही है ना, ये करेक्शन वाला पार्ट। अब तो आपको पता है कि ये कौन सी है, 60 मिनट की इम्पल्स खड़ी हो रही है, चलने दीजिए 15 मिनट में वापस ऊपर की तरफ, यहाँ पे आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, तो यह क्या हुआ, ये आवरली 1 हुई, ये 2 हुई, ये 3 हुई, ये 4 हुई, ये 5 हुई। इस तरह हमें आगे से आगे स्केल करते हुए जाना, जैसे जैसे वो टाइम फ्रेम के अंदर 15 मिनट जैसे अपनी यहाँ पे ये कंप्लीट करता है,
यहाँ पे कुछ पोजीशन और बना ली, यहाँ पे कंप्लीट करता है, यहाँ पे कुछ पोजीशन और बना ली, यहाँ पे जाके सारा माल ऑफलोड कर दिया। जो यहाँ पे उतावले हो रहे थे ना ऊपर की तरफ, मैं कहता हूँ सारे के सारे बायर्स हो जाते हैं, बाजार के अंदर चारों ओर हरियाली दिखना शुरू हो जाती है, फंडामेंटल्स रिजल्ट्स वगैरह सब कुछ अच्छे हो जाते हैं। बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में तो ये करेक्शन चलती रहती, लोगों को पता भी नहीं चलता। डेली के ऊपर भी जाते हैं तब पता चलता है मार्केट बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड हो गया। अरे हुआ नहीं है, और होगा, और होगा। जब वो पूरा एक्सटेंडेड हो जाएगा तब लोग उसके अंदर टूट के पड़ेंगे। अभी हमारे कोविड के दौरान क्या हुआ, जब मार्केट में नीचे की लैग लगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे पूरा चार्ट के ऊपर, और मैं पूरा निफ्टी के ऊपर आपको पूरी साइकिल लगा के दिखाऊंगा कि हमने कहाँ करेक्ट किया, कहाँ हमें घुसना चाहिए था। ये हमारे 18,600 का टारगेट था, वो भी कंप्लीट व्यू से समझाऊंगा। तो वो चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी हमने जो मार्केट की साइकिल की बात की, जो मार्केट के अंदर हमारे मूविंग एवरेज जो प्राइस में जो डाइवर्जन और कन्वर्जन आ जाते हैं उनकी बात की, और टाइम फ्रेम के ऊपर किस टाइम फ्रेम के अंदर हम करेक्शन कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं वो हमने बात की। तो ये सारी चीजें इस तरह से हमारे टारगेट भी डिसाइड होते हैं, और वैसे वो आप इम्पल्स के थ्रू निकाल सकते हैं, प्राइस प्रोजेक्शन फिबोनाची के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें वहीं की वहीं मैच होने वाली है आपके। तो जब इतनी सारी चीजें कंक्लूड करते हैं और हम किसी एक डिसीजन पे जाते हैं, तो यदि मान लीजिए एक दो स्टॉक के अंदर गलत भी हो गए, एक दो स्टॉप लॉस भी हमने दे दिए और बाकी के अंदर हमारे टारगेट अचीव हुए, तो आप समझिए किस प्रकार का पैसा, किस प्रकार की वेल्थ आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ब्यूटी है हमारी इस बाजार की। लेकिन लोग समझते नहीं, लोग इसको क्या गैम्बल की तरह करना चाहते हैं। वो जानते नहीं कि बाजार को ट्रीट कैसे करना है, प्राइस के साथ हमें अपना बिहेवियर कैसे रखना है, वो नहीं समझना चाहते। उनको चाहे आप कितना भी कर लीजिए, उन्हें तो क्या है कि फटाफट पैसा चाहिए, एक दिन में डबल हो जाए। तो वही लोग है ना कि बाजार को फीड करते हैं। जो लोग इस प्रोसेस और सेटअप से काम करते हैं, उन लोगों को फीड करने के लिए भी तो लोग चाहिए ना। तो वो क्या कि थोड़ा पैसा इकट्ठा कलेक्ट करके उस एक आदमी को जो अपने सेटअप और सिस्टम से चलता है उसको फीड करते हैं, फिर वो बड़ा होता है। तो जब 10 आदमी मिलके देंगे तो उसका पैसा 10 गुना हो गया ना। तो ये सारी चीजें आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए, प्रोसेस के थ्रू चलना चाहिए। हमने लगभग यहाँ पे कंप्लीट बातें यहाँ पे कर ली, कुछ एक टॉपिक और बचे हैं तो मैं उनको भी कवर कर देता हूँ। मोटा मोटी हमारी सारी बात यहाँ पे कंप्लीट होगी। अब हम चार्ट के ऊपर इनको और प्रैक्टिस करेंगे, चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे, और जब हम लाइव करेंगे सेशंस तो उसके अंदर और इन चीजों को समझेंगे। और जब हम ऑफलाइन मिलेंगे तब तक तो आप ये सारी चीजें समझ चुके होंगे, चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस कर चुके होंगे। 5 चार्ट जो दिए हैं, अब उनके बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट खोलना और देखने की कोशिश करना कि कहाँ पे खड़े हो, क्या है उसके अंदर ग्रोथ आ सकती है। और वो सारी की सारी चीजें जब आप देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। मान लीजिए कोई स्टॉक आपने देखा और कोई मंथली टाइम फ्रेम से निकला, जब आप उसका टारगेट कैलकुलेट करेंगे तो कोई आदमी आपका विश्वास नहीं करेगा। मान लीजिए कोई स्टॉक 1,000 रुपए से या 100 रुपए से निकल रहा है, आपका मंथली टाइम फ्रेम से निकल रहा है, आपको तो पता चल गया, अब आप कह रहे हो 1,000 रुपये हो जाएगा, लोग आपको पागल समझेंगे, पागल हो गया कैसी बात कर रहा है। स्टॉक मार्केट के अंदर 10 गुना की बात कर रहा है, और स्टॉक मार्केट के अंदर 10 गुना सबसे छोटी रकम होती है। 100 गुना तक स्टॉक होते हैं, 50 गुना, 100 गुना। आइसर मोटर को देखिए आप, कहां से कहां पहुंच गया स्टॉक। MRF, कई प्रकार के उदाहरण है। जब इनके उदाहरण दे रहा हूं, आइसर मोटर का चार्ट खोल के देखना बड़े टाइम फ्रेम का, तब आपको पता चलेगी। HDFC बैंक का चार्ट खोल के देखो, इन्फोसिस का चार्ट खोल के देखो। चार्ट तो आपके पास पड़े हैं, उनको खोलो, मंथली के अंदर जाओ, वीकली के अंदर जाओ, डेली के अंदर जाओ, करेक्शंस निकालो, उनकी करेक्शन निकालने के पैटर्न को समझो। जो हमने चीजें यहाँ पे डिस्कस की उन सारी चीजों को आपस में जोड़ो। तो वो जब सारी चीजें आप आपस में जोड़ के कंक्लूड करेंगे तो आप कहेंगे अद्भुत, आश्चर्य, सरप्राइज हो जाएंगे आप सारी चीजों को देख के कि जो बातें मैं यहाँ आपके साथ कर रहा हूं वो बातें वहां पे आपको होती हुई मिलेंगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और प्राइस आगे भी वैसा ही बिहेवियर करेगा, प्राइस का नेचर वैसा का वैसा ही है। जब तक वो अपने ट्रेंड में है तब तक बना हुआ है, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो। डाउन ट्रेंड का उदाहरण देखना है तो वो देख लेना, आईबुल हाउसिंग, यस बैंक, कि कैसे वो भाई कोई भी टाइम फ्रेम कैसे नीचे की तरफ करते हुए, जब उसने अपने मंथली टाइम फ्रेम को काट दिया, आज उसकी हालत क्या होगी। जो यस बैंक नीचे से चला हुआ था, 1700-1800 रुपए का हाई मारा था, फिर टुकड़े हुए थे, 370 रुपए पे टुकड़े होके उसकी प्राइस सेटल हुई थी। वहां से उसने 400 का हाई लगाया, फिर वहां से वो टूटना शुरू हुआ, 270-80 के आसपास शायद उसने अपनी मंथली को काटा, क्या देखना पड़ेगा।
एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, लेकिन जैसे उसने मंथली 200 ब्रेक की, मंथली 200 के नीचे स्टॉक डेड है, अब उसके पास कुछ भी नहीं है। अब उसके पास सबसे नीचे का प्राइस का ही सपोर्ट है जो कि 10 रुपए 5 रुपए, वो वहां तक आके चला गया। ऐसा एक चार्ट आपका अभी और चल रहा है, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। जब ये 1200 रुपए से 900 रुपए आया था, उस समय हमने इस चीज को प्रोजेक्ट किया था कि ये प्राइस अंडर 100 जाने वाला। अभी 100 के नीचे तो आ ही चुका कई बार, अभी भी ऐसा लग रहा है कि 20 रुपए हो जाएगा। तो इनको क्या है, टाइम के साथ प्रोजेक्ट करना पड़ता है। जब आप ये चीजें खोल के, अब आपको ये मेरे को ये बताइए, आपको स्ट्रेटेजी की जरूरत है क्या? अभी भी मैं आपको कोई स्ट्रेटेजी बना के दूं क्या इंडिकेटर के ऊपर? ये इंडिकेटर लीजिए, ये इंडिकेटर ऊपर की तरफ काट जाए और प्राइस हमारा यहां से ऐसे निकल जाए। मैंने आपसे वादा यही किया था जब ये प्रोग्राम शुरू किया था, फर्स्ट वीडियो के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने सारी ये बातें की है कि मैं आपको स्ट्रेटेजी बनाना सिखाऊंगा। स्ट्रेटजी नहीं दूंगा मैं, आप खुद अपनी स्ट्रेटजी बना लेंगे। आप खुद सारा टाइम और प्राइस के करेक्शन को समझ लेंगे। इतना आप इस काबिल हो जाएंगे इस पूरे सिस्टम के दौरान, इस पूरे प्रोसेस के दौरान। अभी भी कुछ चीजें आपके अंदर और डेवलप करनी है, वो और आगे करते हैं। कुछ एक टॉपिक हमारे हैं जैसे रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट वाला है, साइकोलॉजी ट्रेडिंग की। हालांकि साइकोलॉजी मैंने, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी क्या होती है? कैंडल के ऊपर होती है। कैंडल जो भी हमारी ओपन क्लोज होती है उसके ऊपर साइकोलॉजी होती है, वहीं तो बायर सेलर ट्रैप होता है। तो अब हमें वो कैंडल की साइकोलॉजी समझनी। उसके बाद में क्या होता है, उससे बड़े वाले प्लेयर होते हैं, वो वीकली कैंडल पे काम करते हैं। उससे बड़े वाले प्लेयर होते हैं, वो मंथली के ऊपर काम करते हैं। तो साइकिल, हर छोटे छोटे ग्रुप का क्या है कि एक कलेक्टिव पीपुल्स का ग्रुप बना हुआ है। कुछ डेली के ऊपर उस कैंडल को काम करते हैं, कुछ वीकली के ऊपर करते हैं, कुछ मंथली पे करते हैं। लेकिन अब हमने तो पूरा करेक्शन फॉर्म ही समझ लिया ना। अब हमें पता है कहाँ लेना, कहाँ नहीं लेना, किसकी साइकोलॉजी से हमें क्या मतलब। यदि हम प्रॉपर सिस्टम और प्रोसेस को फॉलो करें तो अब ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है कि आप समझ नहीं पा रहे मैं क्या आपसे कहना चाहता हूँ। और बाकी बातें अब ऑफलाइन मिलेंगे तब करेंगे। अभी इसके अलावा हमारे जो लाइव सेशन है उनको करेंगे, जो हमारे बैलेंस टॉपिक है उनको मैं अभी और कवर कर लेता हूँ। तो यहाँ तक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। आपकी जर्नी बहुत अच्छी चल रही है। यदि आपने मेरे साथ कंटिन्यू प्रैक्टिस की है, आपने यदि कैंडल के वीडियो के ऊपर भी प्रैक्टिस की है और यहाँ तक कंटिन्यू प्रैक्टिस की है, तो आपकी सारी चीजें क्लियर है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि मैंने सिस्टम को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया, बहुत ही ज्यादा सिंपल करने की कोशिश की है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको प्राइस को समझाने की कोशिश की है। ये मेरे पिछले 14 साल का अनुभव है, जो मैंने बाजार के साथ जिया है ना। उस पूरे 14 साल का निचोड़ आपको निकाल के दिया है कि इसके अंदर ये काम होता है। तो होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को अब यहीं पे विराम देता हूं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे नए टॉपिक्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।